हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर के रिगार्डिंग। दरअसल में ना देखिए, आज 26 नवंबर है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो उसके रिगार्डिंग देखने की कोशिश करेंगे क्या 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 इसकी हिस्ट्री रही है, क्या इसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, कैसे हम इसको और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है उसको लोगों के अंदर तक कैसे लेकर जा सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। एंड तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो जुडिशरी के अंदर आप देख रहे हो कितने ज्यादा केसेस की पेंडेंसी चल रही है, वो पेंडेंसी के रीजंस क्या है एंड कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग राइटर ने कुछ चर्चा करी है। बट बिफोर दैट, देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मैं अलग से कवर करूंगा। तो आप जाकर हमारे चैनल के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही एक्सटेंसिवली मैंने इसके अंदर डिस्कशन की है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। पूरे आपको बिल्कुल बेसिक से प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू चलते हुए पूरा एक्सटेंसिव डिस्कशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको गो थ्रू कीजिए। उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखिए आज की कोट ऑफ द डे है, डिफीट इज अ चॉइस, द ब्रेव नेवर चूज इट। रायन हॉलिडे के द्वारा ये चीज बोली गई है। देखिए आज मैं इस कोट को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप जानते हो जैसे आज 26 नवंबर है। तो 26 नवंबर 2008 की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो जो हमारी सिटी है मुंबई, मुंबई में हमें टेरर अटैक्स देखने को मिले थे इस दिन, राइट? आप में से कुछ लोग शायद बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, पर आप सभी जानते हो कि थोड़ा आइडिया होगा कि उस टाइम पे बहुत बड़े टेरर अटैक्स इंडिया को फेस करने पड़े थे। जैसे कि नरीमन हाउस हो गया, जो ताजमहल होटल है वहां पर देखने को मिला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एरियाज के अंदर हमें इस तरह के अटैक्स देखने को मिले थे, जहां पर ऑलमोस्ट 200 लोगों की जान चली गई। ठीक है, इसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, कुछ स्टाफ के लोग भी थे जो होटल के अंदर थे, कुछ सिविलियंस भी थे। पर इन सभी में एक चीज कॉमन थी, हर किसी ने ब्रेवरी के साथ इन चीजों की फाइट करी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस टाइम के जो एटीएस चीफ थे हेमंत करकरे जी, ठीक है ना, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़े, ठीक है ना, कसाब के साथ और बाकी जो भी टेररिस्ट थे उनके साथ लड़े। अशोक कामटे जी सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, साथ ही साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो विजय सालस्कर जी थे, ठीक है ना। इनमें से काफी सारे जो हमारे इन्होंने ब्रेवरी के साथ काम किया, इनको अशोक चक्कर से भी सम्मानित किया गया। तुकाराम आमले जी थे, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स कह लीजिए या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से यहाँ पे फाइट करी। तो ये जो दिन है ना, ठीक है, एक तरह से हमें रिमाइंड ये भी करवाता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से बूस्ट करते रहना चाहिए। टेररिज्म आज भी एक तरह का थ्रेट है, नॉट ओनली इन इंडिया पर ओवरऑल वर्ल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग भी। तो ये सारा हमें एक तरह से रिमाइंडर लेकर आता है कि हमें इन चीज़ों के साथ ब्रेवरी से तो लड़ना ही चाहिए, बट सारी कंट्रीज को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज कहीं और ना हो पाए। इसके साथ ही एक लेसन देखो और भी मिलता है, वो होता है एज अ सिविलियन, ठीक है। जैसे देखो, आप जानते हो ताजमहल होटल के ऊपर भी देखो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए। पर अगर आपने ना थोड़ा नोटिस किया होगा, तो चाहे उस टाइम के जो वहाँ के जनरल मैनेजर थे करणवीर कंग जी, ठीक है, या फिर जो उस टाइम पे जो स्टाफ को मैनेज कर रही थी मल्लिका जागड़, ठीक है, तो इन्होंने ना बहुत ही अच्छे से वहाँ के जो होटल के अंदर गेस्ट थे उनको बहुत अच्छे से उनको इंश्योर किया कि उनकी लाइफ की सेफ्टी कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए इनके पास ना एक ऑप्शन था कि जैसे ही अटैक हुआ ये खुद जाके भाग जाए, ठीक है, होटल से भाग जाए और अपनी लाइफ की सेफ्टी इंश्योर करें। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि नहीं, हमारे लिए सबसे प्राइम जरूरी थी कि वहां पर जो गेस्ट आ रखे थे होटल के अंदर उन सभी की सेफ्टी को इंश्योर करना। जब तक सभी गेस्ट को इन्होंने सेफ्टी के साथ उनको रेस्क्यू नहीं करवाया, ठीक है ना, हमारी सिक्योरिटी पर्सनल की मदद से उनको रेस्क्यू नहीं करवाया, तब तक इन्होंने इंश्योर किया कि ये भी होटल के अंदर ही स्टे करें। तो ये क्लियरली दिखाता है कि इनका वैल्यू सिस्टम कितना अच्छा था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो सिस्टम है वो कहाँ से आता है, वो टाटा की वैल्यू सिस्टम से, ठीक है। हम भी देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं रतन टाटा की या जो बाकी जो भी टाटा की कंपनीज की बात करते हैं, अक्सर एक एथिक्स के साथ उनको रिलेट किया जाता है। और वो एथिक्स ना सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ बात करने के लिए, नहीं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिली थी 26 नवंबर 2008 को। तो जब भी हम ना एथिक्स के अंदर अच्छे एग्जांपल्स हमें चाहिए हो कि हाँ एक लीडर का एग्जांपल देना हो जिसने एथिकल वैल्यूज को डेमोस्ट्रेट किया है, आप डेफिनेटली इनका एग्जांपल दे सकते हो। इवन देखो ये इतने फेमस एग्जांपल्स है ना कि हार्वर्ड बिजनेस जो होता है ना, हार्वर्ड एचबीएस करके, तो वहां पर भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर भी इनकी एक केस स्टडी भी इनकी पब्लिश हुई है कि ये वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है,
ठीक है, तो ये फायदा होता है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो। तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से सभी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ये इवन अपनी लाइफ के अंदर भी इस तरह की एथिकल वैल्यूज आप अपने अंदर डेफिनेटली इनकलकेट करोगे। राइट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हमारे पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूँ ना, तो देखिए हुआ क्या था। 31 दिसंबर 1929, ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, इंडिया ने जो इंडिया फ्लैग था उसको होस्ट किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, ये हुआ था रावी रिवर, ठीक है ना, उस मतलब लाहौर के उस टाइम पे। तो लाहौर पे रावी रिवर पे इसको फ्लैग को होस्ट किया गया था। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि 31 दिसंबर 1929 को, कि हम जो आने वाले दिन है, दैट इज 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को क्या सेलिब्रेट करेंगे, एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये इनका ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया, जिसको इन्होंने बाद में फिर एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, ठीक है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हमने इंश्योर किया कि जैसे 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये दिन तो हमारा क्या हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। राइट, जिस दिन हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन फोर्स में आया। पर दरअसल में 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमने इसको अडॉप्ट किया। अगर देखो, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो पहले प्रेम्बल पढ़ते हो ना, उसमें आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, और लास्ट में क्या आता है, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर। राइट, ये आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। उस दिन क्या हुआ था, अडॉप्शन हुआ था, ठीक है ना। तो उसी दिन को हम अब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के टाइम पे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज संविधान दिवस कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कह लीजिए, या फिर इवन इसके और नाम भी है, जैसे नेशनल लॉ डे की तरह भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी थी हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर जो राइटर बात कर रहे हैं ना, कि हमने ना काफी सालों तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी 26 नवंबर की, पर 2015 में जाके हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह सेलिब्रेट करने स्टार्ट किया, जो कि एक अच्छी बात है। पर ये केवल इसको एक डे की तरह सेलिब्रेट करना काफी नहीं है। इसके अलावा भी ना, हमें जब तक लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की भावना न जाएगी, तब तक वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। देखो, प्रेम्बल स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल, यहीं से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या जो मैं हो गया, आप हो गया, या पूरे इंडिया के जो लोग हैं, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल जो वैल्यूज हैं उनके बारे में अच्छे से पता भी है या नहीं पता है। देखो, आई एम वेरी श्योर कि जब आप ना यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं थे, मान लो जब जब भी आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, हार्डली आपको में से उतने लोगों को ना शायद पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रीएम्बल क्या, पूरा मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा आइडिया जरूर हो सकता है, बट इतना डिटेल में तो नहीं पता था ना कि क्या क्या ड्यूटीज के अंदर क्या चीजें होती हैं। डीपीएसपी का आई एम वेरी श्योर काफी सारे लोगों को नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ी देखनी पड़ेंगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी जो वैल्यूज है हमारे लोगों के अंदर, उनको इनकलकेट करना ही होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनएजुकेटेड है उसके उसको नहीं पता, नहीं, इवन जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे देखो, हो सकता है कोई पर्सन ना बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो, पर उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड आप देखते हो कि हमारे डेली लाइफ के ऊपर ना कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। जैसे इमेज के अंदर देखिए, ये पुलिस वाला आपको रोक रहा है, ठीक है, आप उससे पूछते हो पुलिस वाले से कि आपने मुझे क्यों रोका। आपने सिर्फ इतना पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका। तो ये भी ना आपके संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास हक है ये चीज पूछने का, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ कहीं भी आप ट्रेवल करना चाहो, कुछ न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना है, आप द हिंदू पढ़ना चाहते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। कोई आपको सरकार नहीं बताएगी कि आप ये न्यूज़पेपर पढ़ो या ये न्यूज़पेपर ना पढ़ो। पहले के टाइम पे याद करो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी न्यूज़पेपर के ऊपर बैन लगा दिया जाता था, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, कहाँ पे घर खरीदना है, कौन सा प्रोफेशन करना है, कौन सी जॉब करनी है, कहाँ पे खाना खाना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे दी गई हैं, ये संविधान ने ही तो दी है, ठीक है ना। आप आर्टिकल 19 उठा के देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर कितने सारी फ्रीडम हमें दे रखी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो वो सारी चीजें क्या है, जो भी पार्ट 3 के अंदर राइट, ठीक है ना, बात करी गई है चीजों की, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो हमारे पास है, फंडामेंटल राइट, तो वो सारी चीजें हमें संविधान से ही मिलती हैं। तो इतनी छोटी मोटी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना इंपॉर्टेंट है, वो लोगों के अंदर क्यों नहीं है, मतलब लोग उसके बारे में क्यों नहीं जानते। उसके साथ ही आप देखो, हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है, आप भले ही किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, हम सब सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 उठा के देख लीजिए,
ठीक है, आर्टिकल 16 भी है, ठीक है, आर्टिकल 14 भी ह्यूमन राइट टू इक्वालिटी ही तो है। तो सारी चीज़ें वहीं तो बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी इंडिपेंडेंस से पहले, आप देखिएगा, ठीक है ना? हो वुमेन को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे बहुत सारी वुमेन को, ठीक है ना? तो ये सारे इश्यूज़ हमें यहाँ पहले देखने को मिलते थे। तो अगर आज के टाइम पे हम सभी मिलकर रह रहे हैं, आपस में इक्वालिटी की भावना के साथ रह रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। आप में से हो सकता है कुछ लोग अमीर हों, जो इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ लोग गरीब हों, पर सभी का एक ड्रीम है कि हम आईएएस बनेंगे। वो क्यों है? क्योंकि सबके पास ना अपॉर्च्युनिटी ज़रूर है बराबर की, कि आपको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप भी आगे बढ़ो, ठीक है ना? तो इवन देखो हमारे जो अफ़र्मेटिव एक्शन की जब मैं बात करता हूँ, वो इसी तरह से तो है कि एक जस्टिस की अप्रोच है। चाहे सोशल स्फीयर में देख लीजिए, इकोनॉमिक स्फीयर में देख लीजिए या पॉलिटिकल स्फीयर में देख लीजिए। ये सारी चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का इतनी इम्पोर्टेंस है, जब जिसने सबको बराबरी पे लेकर आया गया है, कि आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर इसकी चीज़ पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो ऑल्दो जब ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक तरह का लॉ ही तो है, लॉ का ना फ़ोर्स थोड़ा कम होता है। देखो चेंजेज़ ना सोसाइटी में तभी आते हैं, जब सोसाइटी अपने अंदर से चेंज लेकर आए। अगर कोई लॉ उसको फ़ोर्सफुली चेंज कर रहा है ना, तो शायद वो चीज़ उतना सक्सेसफुल ना हो पाए, राइट? तो ज़रूरत क्या है कि इस लॉ के साथ-साथ ना हमारी डेफ़िनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ तो हैं ही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमारे लोगों के अंदर भी आनी चाहिए। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना या फिर कुछ और चीज़ें। पर क्या हमने बच्चों को कभी वो चीज़ सिखाई है कि आपको सभी को एक ही नज़र से देखना है, बिना किसी बायसनेस के साथ देखना है? शायद नहीं सिखाई। ठीक है, क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ नहीं पता। वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ जब हम अपने बच्चों को सिखाने लग जाएँगे, जब वो पढ़ने लग जाएँगे इस चीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है वो क्या हमें सिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज होती हुई देखने को मिल जाएँगी। देखो आप लोगों के भी ना घर में आई एम वेरी श्योर आपकी ना रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, गीता हो गया या फिर जो भी आप रिलीजन को बिलॉन्ग करते हो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्रेड बुक्स होंगी आपके घर के अंदर, आई एम वेरी श्योर, ठीक है? तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर क्या आपके घर में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है? शायद नहीं। देखो पर्सनली मेरे घर में तो नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या सिखा रहा है ये? कि डेफ़िनेटली रिलीजन को फ़ॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ़ॉलो करो, उसकी भी एक किताब अपने घर पे रखो, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इक्वालिटी की भावना, जस्टिस की भावना, फ्रेटर्निटी की भावना, देश के लिए इंटीग्रिटी की भावना, हम सब एक हैं, ब्रदरहुड की भावना, ये कैसे आएगी? ये हमें यही तो संविधान इतना ज़्यादा चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है ना? जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से हमारे पास क्या जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं पार्ट 4 ए के अंदर। आप जानते हो 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस पे हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। पर ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ज़रूरत है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो। ये संविधान हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। ये वैल्यूज़ हमारे अंदर होंगी, ठीक है ना? तो महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट हो गया, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एक तरह की एम्पैथी हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें कास्ट क्रीड के जो डिफरेंसेस हैं, ये कहीं न कहीं हम इनको हटा पाएँगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हमारे अंदर आएँगी, ठीक है ना? तो मेक श्योर कि नॉट जस्ट एज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये चीज़ें आपके अंदर हो, बट एज़ अ सिंपल इंडिविजुअल, ठीक है? एज़ अ सिंपल ह्यूमन बीइंग या फिर एज़ एन इंडियन ये सारी वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तभी तो एन्श्योर कर पाओगे कि वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश होगा और सभी साथ में रह पाएँगे, ठीक है ना? यही बातें यहाँ पे राइटर के द्वारा करी गई हैं कि ये देखो जो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी सिटीजन के अगेंस्ट इन सभी ग्राउंड्स के ऊपर। पर सोचो कि स्टेट की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर दें सोसाइटी, कि सोसाइटी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, तो वो चीज़ सबसे बेस्ट हो जाएगी कि सोसाइटी ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, रेस हो गया सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ इन पर्टिकुलर रीजंस के ऊपर। ठीक है ना? तो मेक श्योर कि ये चीज़ें करी जाएँ, ठीक है? और उसके साथ ही साथ बच्चों को भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानकारी दी जाए स्कूल्स के अंदर, ये चीज़ के तो जो प्रॉपर रिकॉग्निशन होगा, तभी हम इंश्योर कर पाएँगे कि जो हमारा आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, उसके आइडिया को अगर अचीव करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें वहाँ तक लेकर जा सकता है। देखो आजकल तो राइटर बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अगर आपको किताब खरीदनी हो ना, वो एक मूवी टिकट से भी सस्ती है। ठीक है ना? इतना आसानी से आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो कहीं न कहीं इसके जो वैल्यूज़ हैं, वो डेफ़िनेटली हम सभी के अंदर आनी चाहिए। तभी हम इंश्योर कर पाएँगे कि इंडिया ये जो थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे कम्युनलिज़्म हो गया, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो गया, इन इश्यूज़ से दूर जा पाएगा एंड कहीं न कहीं बेहतर कल के लिए हम अपने आप को और भी अच्छे से तैयार कर पाएँगे। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। दोस्तों जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, वो डील करता है नेचुरल फार्मिंग के साथ एंड इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो।
देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ-साथ क्या बढ़नी चाहिए? उसके साथ-साथ जो फूड प्रोडक्शन है, वो भी तो तेज़ी से बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसा मानना है कि 2050 तक फूड प्रोडक्शन को लगभग 60% से ज़्यादा इंक्रीज़ होना पड़ेगा ताकि सबको खाना मिल पाए। तो काफ़ी मेजर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा डेफ़िनेटली, ठीक है ना? अब यहाँ पर इश्यू पता क्या आ जाता है? इश्यू आ जाता है हमारे जो इकोसिस्टम का, किस तरह से? देखिए, कोई भी इकोसिस्टम होता है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होती है, वहाँ पर ना एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि एक लिमिट होती है। किस तरह की लिमिट? कि अच्छा, इस बेसिस के ऊपर सिर्फ़ इतनी ही मैक्सिमम पॉपुलेशन सस्टेन कर सकती है बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज़ किए हुए एनवायरनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट? तो यहाँ पर अगर हमें लोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आए, ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। पर यहाँ पे ज़रूरत क्या है इसलिए? नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो सकता है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या होगा? हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख पाएँगे, लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँगे और ओवरऑल कम्युनिटी का भी वेलफेयर हो सकता है। देखो कैसे मैं एक-एक करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बिना किसी केमिकल के ग्रो करने की चीज़ों को। साथ ही साथ लाइवस्टॉक को बीच में इन्वॉल्व करें, ठीक है? हमारी काउज़ हो सकती हैं, उन सभी को इन्वॉल्व किया जाए। तो एक तरह के ना ये नई टेक्नीक है जिसके अंदर हमने पुरानी चीज़ों को भी टेक यूज़ करें, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, और जो मॉडर्न चीज़ें पता हैं, उनको भी। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ों के भी बेनिफिट्स को यूज़ करें और मॉडर्न चीज़ों के भी बेनिफिट्स को। तो जो बीच वाली चीज़ आएँगी ना, तो दोनों के हम पॉज़िटिव्स एक तरह से यूज़ कर पाएँगे एंड उसके बेसिस पे हम अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इंडिया में भी देखो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ है, दैट इज़ ZBNF, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है? आंध्र प्रदेश और उस एरिया में ये काफ़ी फ़ॉलो होती है। तो इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इंडिया में एक फेमस एग्रो इकोनॉमिस्ट है, सुभाष पालेकर जी, ठीक है? उनके द्वारा ये पर्टिकुलर आइडिया दिया गया है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब देखो, ZBNF ना 4 वर्ड से मिला है। कौन से 4 वर्ड सर? एक है ज़ीरो बजट और दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का तो आप मीनिंग समझ गए कि केमिकल वगैरह ना यूज़ करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गया। ज़ीरो बजट का क्या मतलब? इसका मतलब है कि फार्मर की ना इनपुट ना लगे। अब बजट क्या होता है? पैसा, ठीक है? यहाँ पे बात कर रहा है कि फार्मर का कोई पैसा ही ना लगे, ज़ीरो बजट के साथ। तो सर ये कैसे हो सकता है? देखो, इस पर्टिकुलर फार्मिंग के अंदर क्या मानते हैं कि जो हमारी मिट्टी है, उसके पास सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो थोड़े बहुत नहीं भी अवेलेबल हैं, वो कैसे यूज़ करवाएँगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से हम करवा सकते हैं। देखो, मैं अब एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि होता क्या है ना, दरअसल में इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है बीज अमृत। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं ना, उसके ऊपर एक फ़ॉर्मूलेशन लगाया जाता है, जो देसी काऊ है, उसके डंग या उसके यूरिन का। आई बात समझ में? तो काउस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो सीड्स की फॉर्मुलेशन के, उसके कोटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से जीव मित्र, तो यहाँ पर बात हम कर लेते हैं जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स नहीं होते छोटे-छोटे, उनको कैसे और एफिशिएंट कर पाएँ। तो यहाँ पर भी काऊ डंग का ही यूज़ करते हैं, काऊ यूरिन का ही यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रोसेस मल्चिंग का, जहाँ पर क्या होता है, हम सॉइल को ना ढक देते हैं, ठीक है? पत्तों से ढक दिया, किसी क्रॉप रेसिड्यू से ढक दिया। उससे क्या होता है, उससे क्रिएट होता है ह्यूमस। ठीक है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे, वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं एंड उसके बेसिस पे आखिरी प्रोसेस होता है वापसा। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, सॉइल के अंदर जो एयर होती है वो ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना? तो अच्छे से सॉइल ह्यूमस बढ़ता है और सॉइल की क्वालिटी इससे इंक्रीज़ हो जाती है। ये होता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने एक देसी काऊ को यूज़ किया, उसके काऊ डंग, काऊ यूरिन, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया ना, तो फार्मर को ना बाहर से कुछ इनपुट नहीं डालना पड़ा। ऊपर से नेचुरल भी हो गया, क्योंकि कोई केमिकल्स तो डाले ही नहीं। जो भी चीज़ें हमें इनको सॉइल को चाहिए थी, वो यहीं से तो मिल गई, ठीक है ना? यहीं से जो जीव अमृत, बीज अमृत, इन सभी चीज़ों के हमने थ्रू वो चीज़ें कर ली। हमारे लाइव स्टॉक से वो चीज़ें मिल गई। तो इसको बोलते हैं क्या? ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इस तरह के अगर हम टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ना, तो हो सकता है इंडिया अपनी ठीक है, सारी चीज़ों कर पाएँ, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाएँ। साथ ही साथ हम इससे क्या इंश्योर कर सकते हैं? बेटर हेल्थ। देखो, अगर आपने ना जैसे पंजाब का केस सुना होगा, तो पंजाब में बठिंडा करके जगह है, ठीक है ना? वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेज़ आते हैं और ये कैंसर केसेज़ पता क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्सेसिवली यूज़ हुआ है पेस्टिसाइड्स का। जो हम बात करते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नेगेटिव्स भी थे। नेगेटिव्स ये थे कि हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उससे ह्यूमन्स की हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। ठीक है? एक बहुत फेमस कैंसर ट्रेन का आपने नाम सुना हो, जो बठिंडा से बीकानेर की तरफ चलती है। तो ये उसी वजह से है कि पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिवली यूज़ हुआ है हमारे केमिकल्स के थ्रू और हेल्थ इम्पैक्ट हुई है।
तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छे से हम वो सारी चीजें कर पाएंगे। साथ ही साथ देखो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया ना, जीरो बजट। अब बजट जीरो है तो फार्मर को खर्चा नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, ठीक है। और हमारी सॉइल की हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। हम एक्सेसिवली फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, बिल्कुल नेचुरल चीजें डाल रहे हैं, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ओवर द टाइम इंक्रीज होती हुई दिखेगी, तो फार्मर की इनकम डेफिनेटली आएगी। साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग वगैरह करी जा सकती है, ठीक है ना। बेसिकली एक ही जगह पे हम किसी पैटर्न के अंदर दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, फार्मर्स की इनकम को हेल्प करेंगे। मैंने आपको सॉइल की हेल्थ का तो बता ही दिया कि सॉइल की हेल्थ बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पर ना पॉजिटिव तो डेफिनेटली है नेचुरल फार्मिंग के, पर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। और वो चैलेंजेस क्या है, देखो इंडिया में ना जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसका सिर्फ 52% इरीगेशन है। बेसिकली कहने का मीनिंग है कि इरीगेशन फैसिलिटीज इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है। आज भी भारत का किसान मानसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। तो अगर मानसून के ऊपर डिपेंडेंस है, कल को बारिश नहीं हुई, तो हम जितने मर्जी कोशिश कर लें, किसी भी तरह की फार्मिंग लाने की कोशिश करेंगे, पानी की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। तो वो दिक्कत आ जाती है। उसी तरह से ये जो सारे मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इनपुट्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर ना, जैसे मान लो हम लाइफ स्टॉक से जो देसी काऊ की बात कर रहे हैं, उनका डंग, उनका यूरिन की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी किसान के साथ से ये लाइफ स्टॉक ही अवेलेबल ना हो। या फिर जो हम और चाहते हैं कि फ्रेंडली इनपुट्स हों, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हों, जो केमिकल फ्री इनपुट्स हों, हो सकता है वो मार्केट से हमें परचेज करने पड़े। तो हो सकता है मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी ही ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से देखो एग्रीकल्चर के कॉरस्पॉन्डिंग ना एक मुद्दा और है, वो क्या है कि हमारे ज्यादातर किसान क्या उगा रहे हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, यही चीजें उगा रहे हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही, मिलेट्स हो गया या और अलग तरह के क्रॉप्स है वो हम कम उगा रहे हैं। एक मेजर रीजन इसके पीछे का ये है कि इन सभी चीजों कॉरस्पॉन्डिंग जो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, थोड़ी ज्यादा मिलती है, एंड किसान इन्हीं को ग्रो करते रहते हैं। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखो फिर दिखने को मिलेगा ही डेफिनेटली, मोनोक्रॉपिंग हो रही है, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है। मैं आपको पंजाब का एग्जांपल जैसे बताता हूँ। देखो पंजाब का ना अगर आप नोटिस करोगे तो पंजाब के अंदर ना राइस को, चावल को ग्रो करना काफी मुश्किल है, पर हम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब क्या हो चुका है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। तो जब देखो हम वहाँ की एग्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो नहीं अलाउ कर रही राइस को ग्रो करने के लिए, पर हम जबरदस्ती उसको ग्रो कर रहे हैं, तो होगा क्या, वहां पे मोनोक्रॉपिंग हुई, उस वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ, नीचे से हम पानी, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता रह रहा है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से देखो अगर हम ना ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास ये भी देखने को मिलते हैं कि कई बार ना यील्ड ओवर द टाइम डिक्लाइन भी हो सकती है। हम जनरली ये मानते हैं ना यील्ड बढ़ जाएगी, नहीं, काफी सारी जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि यील्ड कम हो जाती है। जैसे सिक्किम का केस देख लो, सिक्किम इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट है, पर यहाँ पर देखने को मिला है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कन्वर्ट किया गया तो यील्ड में हमें कमी देखने को मिली है। सेम ना कंसर्न हमें ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग में देखने को मिल सकता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है यील्ड अच्छी आए, पर ओवर द टाइम हमें इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग हमें ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं है। तो सर हमें करना क्या चाहिए फ्यूचर के अंदर। देखो एक तो इंपॉर्टेंट चीज जो राइटर बात कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर आओ नेचुरल फार्मिंग के अंदर। यहाँ पर ना देखो एक बहुत ही सिंपल कोरिलेशन है, वो क्या है कि जहां पर महिलाओं की, देखो महिलाएं अगर इनको ग्रो करेंगी, जो अलग अलग फसलें हैं उनको ग्रो करेंगी, तो ये जानती हैं कि इन दी एंड ना यही सारी चीजें इनको बच्चों को खाने को मिलेंगी, तो वो नेचुरल फार्मिंग को अच्छे से अडॉप्ट करेंगी ताकि उनके बच्चे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना खाएं एंड अच्छे से डेवलप कर पाएं। तो वुमेन का ना एम्पावरमेंट इससे भी हो रहा है और ओवरऑल फैमिली की भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, वुमेन का भी डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल बढ़ेगा। इसके साथ ही हमें क्या जरूरत है, ट्रेडिशनल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दोनों का एक मिक्सचर चाहिए। जैसे देखो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करी जाती है। जो भी पानी कहीं पे भी होता है, रूफ टॉप पे हो सकता है मान लो, या ओपन ग्राउंड्स के अंदर, उनको लेटर यूज के लिए हम रखते हैं। तो ये इस तरह की हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं। पर आज के टाइम पर तो बहुत बहुत नई एडवांस टेक्नोलॉजीज भी तो आ रही हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम टिश्यूज की ग्रोथ करते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, ठीक है ना। हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेटली एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर चीजों को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर हम कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं ताकि जो डीएनए मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का उसको हम चेंज कर पाए। तो एक ना ट्रेडिशनल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलें,
तो दोनों के हम बेनिफिट्स को रीप कर सकते हैं। उसी तरह से नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एक प्रॉपर अगर हम इसमें तरफ मूव करें तो ये भी हमें हेल्प कर सकता है। उसी तरह से देखिए जो नेचुरल इनपुट्स को अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करवाया जाए। जो मैं बात कर रहा था ना कि मार्केट में हो सकता है इनपुट ना मिले, तो इंश्योर करवाया जाना चाहिए कि ये सारी चीजें मिलें। जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या फिर नेचुरल इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको कुछ हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, कुछ कुछ लोन, कुछ क्रेडिट अवेलेबिलिटी करवाई जा सकती है, ताकि ये सारे इश्यूज हम सॉल्व कर पाएं। बाकी इंश्योर किया जाना चाहिए कि हम नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ मूव करें, एक तरह से उसी को मिमिक करें कि जैसे नेचुरली चीजें होती है ना, उसी तरह से चीजें वर्क करें। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और ये सारी चीजें हम नेचर को भी साथ साथ कंजर्व कर पाएंगे। तो एक प्रॉपर बैलेंस बन पाएगा बिटवीन द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट और जिस हिसाब से हम खाना उनके लिए चाहिए होगा उसको प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो मुद्दे थे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। अब चलते हैं हम अपने तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है 10 स्टेप्स टू रिफॉर्म रिवाइटलाइज जुडिशियल सिस्टम। और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जुडिशरी ना आपके मेन एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो जुडिशरी का ना काफी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। अदरवाइज अगर एक तरह से जो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इसके ऊपर अगर एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म रखना है ना, कि वो अपनी पावर्स को एक्सेसिवली यूज ना करें, आर्बिट्रली यूज ना करें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड इवन देखो जो हमारा केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं, इस केस के अंदर ये भी बोला गया था कि हाँ जी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है ना, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर आया था ना, तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये बात तो होगी, पर जुडिशरी में भी ना कुछ इश्यूज है, उन इश्यूज को यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया, उसको समझेंगे। और थोड़ा अगर हिस्ट्री में लेके चलो ना, जैसे आप देख लो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लो, इसमें भी इन्होंने बात करी है कि जजेस को कैसे काम करना चाहिए, बिना किसी बायसनेस के काम करना चाहिए, बिल्कुल रैशनैलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए कि अच्छा ये मेरा बंदा है मैं इसको फेवर कर दूं, नहीं, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर, बिल्कुल फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर इनको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया है। सिमिलरली शुक्र की नीति शास्त्र हो गया या फिर बृहस्पति स्मृति, इनके अंदर भी सेम ही बातें बोली गई हैं कि एक जज को बिल्कुल काम करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अब देखो तो इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो लोअर कोर्ट्स हो गया, इनको भी डेफिनेटली इसी हिसाब से काम करना चाहिए, बिल्कुल। पर दिक्कत पता क्या आ रही है यहाँ पे, दिक्कत है केसेस की पेंडेंसी की। देखो आप सभी जानते हो कि केसेस कई कई सालों तक पेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, आई रिपीट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की, अगर मैं डेटा की बात करूं तो नियरली देखो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, 4 करोड़ 70 लाख के करीब करीब केसेस इंडिया में अलग अलग कोर्ट्स के क्रॉस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडेंसी अच्छी खासी है। तो देखो अगर सुप्रीम कोर्ट हो गया या लोअर कोर्ट्स हो गया, सभी के अंदर अगर पेंडेंसी है, तो होगा क्या, होगा यही कि भैया इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होगा। देखो अभी तो वर्ल्ड बैंक की पिछले 2-3 साल से रिपोर्ट नहीं आ रही कुछ स्टैटिस्टिकल एरर की वजह से, पर पहले जब आती थी ना, तो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो इश्यूज होते थे, उसके पीछे का एक कारण ये भी था कि इंडिया में एक बार कोई केस चल जाए ना, वो कई कई सालों तक अटका रहता है। और यहाँ पर देखो नीति आयोग बोल भी रहा है कि जितने भी ये हमारा बैकलॉग चल रहा है, इतने सारे जो केसेस पेंडिंग है, 324 साल लग जाएंगे इन सभी केसेस को मतलब क्लियर करने के लिए। तो काफी एक मेजर इशू बन जाता है। इवन देखो राइटर यहाँ पे ना ये जो 1993 की फिल्म है दामनी, इसका भी जिक्र करते हैं, बहुत ही फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इन सभी चीजों को ना टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए राइटर ने ना 10 स्टेप्स बताए हैं कि क्या ये तरीके हो सकते हैं। कुछ बताए हैं, कुछ मैं भी अपनी तरफ से आपको आप बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कमेटीज की भी रिपोर्ट्स हैं। जैसे पहला स्टेप इन्होंने क्या बताया है कि देखो जो गवर्नमेंट है ना, चाहे गवर्नमेंट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो या स्टेट गवर्नमेंट देख लो, यही मेजर लिटिगेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर जो मेजर केसेस के अंदर यही इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो मेजर पेंडेंसी तो यहीं से आ रही है 46%। तो अगर एक तरह की लिस्ट बनाई जाए, एक नेगेटिव लिस्ट हो, जिसके बेसिस पे ना डिसाइड किया जाए कि अच्छा ये वाले मुद्दे ना, ये वाले मुद्दे कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो पेंडेंसी आ रही है 46% केसेस के अंदर, इन मुद्दों को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, देखो जैसे रेवेन्यू केसेस हो सकते हैं, टैक्स केसेस हो सकते हैं। तो ये लिटिगेशन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है, हमें जजेस की और जरूरत है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है यूके और यूएसए के साथ। अगर देखो यूके के अंदर क्या है, हर 10 लाख लोगों के पीछे 51 जज हैं। यूएसए के अंदर क्या है, 107 जज हैं। पर हमारे यहाँ कितने हैं, केवल और केवल 21। तो ये भी एक मेजर इशू बन जाता है कि हमारे यहाँ जजेस की कमी है।
एक चलो पहले जजेस की कमी है, ऊपर से क्या होता है वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता। अक्सर क्या होता है जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है ना, जानते हो इन दी एंड अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव द्वारा ही किया जाएगा ना। ऑन द अदर हैंड दूसरा क्या है, जुडिशरी। इनके बीच में ना अपॉइंटमेंट काफी लंबे टाइम तक फंसा रहता है। हमने ना देखो कोलिजियम सिस्टम डिस्कस किया था, अगर आप भूल गए हो तो एक बार ना 19 नवंबर का आर्टिकल देख लेना, एडिटोरियल डिस्कशन 19 नवंबर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एज इन ना कोलिजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है। आप जानते हो कोलिजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही तो होते हैं। तो यहाँ पर ना अक्सर इनके बीच में और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के बीच में कई बार थोड़ा सा टसल चल जाती है। और इस टसल के चलते होता क्या है इन दी एंड, टसल के चलते यही होता है कि जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता, तो होगा क्या, जजेस की कमी रह जाएगी। उसके साथ ही साथ तीसरा जो मुद्दा यहाँ पे राइटर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि देखो जजेस का काम क्या है, जजमेंट देना, यही काम है। पर आजकल ना देखो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम आने लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीजें बनाना, ठीक है, हेयरिंग को शेड्यूल करना, हाँ, इसके साथ ही साथ ये देखना कि कोर्ट का कैलेंडर क्या क्या है, उसमें कितने की समरी लिखी जा चुकी है, कितनों की लिखनी है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ केसेस हैं, ठीक है, एडमिशन को डिसाइड करना। तो इस तरह के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो जाते हैं। तो इनका जो कोर काम था ना कि इनका काम क्या था, जजमेंट देना, उससे ये थोड़ा दूर हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा हो जाते हैं। तो होगा क्या, पेंडेंसी तो आएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम है ये किसी और को दिए जा सकते हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम कर सकती है ये सारी चीजें। तो उस पे बेसिस पे क्या होगा, जज अपना पूरा का पूरा टाइम इन जजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, केसेस को सुनने के अंदर, उनको रिजॉल्व करने के अंदर फोकस करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम इनका वेस्ट हो रहा था, वेस्ट नहीं बोलूंगा, कहीं और जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो हम टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। राइट, उसी के साथ साथ हमें ना देखो, आप जानते हो होता क्या है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर ना लिटिगेशंस कर दिए जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि चेक डिसऑनर हो गया, कि आप बैंक में चेक लेके गए और बैंक ने मना कर दिया कि भैया इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, फिर वो मुद्दा भी कोर्ट में जाता है। कई बार क्या होता है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में कुछ डिस्प्यूट चले जाते हैं। और कई बार तो चलो ये सही वाले केसेस होते हैं, कई बार ना फेक फेस फॉल्स केसेस भी चले जाते हैं कि सामने वाले को प्रेशर के अंदर लेकर आना है तो केस कर दिया। तो केस करना ना एक बहुत ही प्रथा सी बन गई है। तो ये इस तरह के जो फॉल्स केसेस वगैरह लगाए जाते हैं ना, इसके रिगार्डिंग कुछ करना पड़ेगा। ये जो फॉल्स केसेस है ना, बहुत टाइम खा जाते हैं कोर्ट्स का। तो क्या कर सकते हैं, कुछ तरह के ना हम यहाँ पे उनके ऊपर कॉस्ट लगा सकते हैं कि अगर ये बाद में फॉल्स फॉल्स निकला ना, तो आपके ऊपर बहुत कड़ा जुर्माना होगा। तो इस तरह के अगर हम कड़े जुर्माने लगाएंगे तो हो सकता है कि जो फॉल्स केसेस हैं वो कोर्ट तक ना पहुंचे। उसी तरह से पांचवा जो यहाँ पे बताया गया है वो है इनकी रिटायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो आप जानते हो हाई कोर्ट जो जजेस होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं 62 साल की एज में, और सुप्रीम कोर्ट के 65 की एज में। पर अगर आप देखो यूके या कनाडा के अंदर, वहां पर जजेस 75 की एज में रिटायर करते हैं। समझ पा रहे हो, यूएस के अंदर तो लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो एक ना, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जो जजेस हैं, वो काफी ना उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। राइट, तो अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है अभी देश को सर्व करने की, अपनी जुडिशरी को सर्व करने की अच्छी खासी कैपेबिलिटी अभी और पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे राइटर का प्रोविजन है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप उनको रिटायर करवा रहे हो। इतना लंबा जो उनका एक्सपीरियंस है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम उनको और लंबा टाइम दे। उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को भी लेवरेज कर सकते हैं। और देखो टेक्नोलॉजी लेवरेज के रिगार्डिंग तो बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, जैसे कि कोर्ट रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसका डिजिटाइजेशन कर दो। सूट्स को फाइल करना है तो इसकी ई फाइलिंग भी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेयरिंग्स जो हमने देखी है, हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखी, वो अभी भी चल सकती हैं। डिस्पोजेबल सिस्टम करना हो तो डिस्पोज आसानी से ऑनलाइन माध्यम पे हो जाए, ठीक है ना। एक ईआरपी सिस्टम, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपरली हो पाए, कोर्ट का डेटाबेस प्रॉपरली डिजिटाइज हो पाए, साथ ही साथ केस का स्टेटस क्या है, केस की लिस्ट क्या है, पूरी ये सारी चीजें रियल टाइम के अंदर अपडेट हो पाए। तो ये सारी चीजें अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे ना, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, हम ये सिस्टम को काफी तेज कर सकते हैं। आजकल का सिस्टम क्या है, काफी इनएफिशिएंट है, धीरे धीरे काम होता है। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली क्या कर सकती है, इसको तेज कर सकती है। इवन हमारी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक एप्लीकेशन भी बनाई है, जस्ट इज के नाम से, ठीक है, JUSTIS, ठीक है। इस पर्टिकुलर हमने एप्लीकेशन भी बनाई है ताकि हम कोर्ट मैनेजमेंट जजेस के थ्रू उसको थोड़ा और एफिशिएंट कर पाए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली यूज हो सकता है। उसके साथ ही सातवां सजेशन क्या है राइटर का, वो है कि हम बेल एक्ट को इंट्रोड्यूस करें एक तरह का। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, जो हमारे अंडर ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, उनको काफी लंबे टाइम तक बेल वगैरह नहीं मिलती। कोर्ट कोर्ट ने ना बहुत बार बोल दिया हुआ है कि जो
बेल इज द नॉर्म, नॉर्म क्या है, वो बेल ही है, और जेल क्या है, वो एक्सेप्शन है। पर फिर इतने लंबे टाइम तक इन अंडर ट्रायल्स को क्यों रखा जा रहा है? तो इसके रिगार्डिंग ना हम कुछ एक्ट लेके आए हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो इन अंडर ट्रायल्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज आ रहे हैं इनके बेल के रिगार्डिंग, उनको हम आसानी से कर पाएँ। तो ये भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो सकता है। उसी तरह से 8वां स्टेप क्या है कि थोड़ा एडजर्नमेंट्स को ना हम एक्सपेंसिव बनाएँ। ये जो बात हो रही थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगर कुछ गलत वजह से हम तारीख पे तारीख ले रहे हैं तो उसको थोड़ा उसके रिगार्डिंग कुछ जजमेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ पनिशमेंट लगाई जा सकती है। इवन देखो जो मलिमत कमेटी थी ना, एक एक मलिमत कमेटी थी, इन्होंने भी ये चीज़ें बोली थी कि हम इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि एडजर्नमेंट को मना करें, साथ ही साथ लोक अदालत के मैकेनिज्म को हम लेकर उसको प्रॉपर्ली सेटलमेंट करें, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मलिमत कमेटी के द्वारा भी बोली गई थी। इसके साथ ही देखो और क्या राइटर ने बात करी है, वो है कि वॉल्यूम ऑफ अपील्स को कैसे कम करें। यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ना आप जानते हो कि आर्टिकल 136 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे, उसमें स्पेशल लीव पिटिशन का जिक्र है, एसएलपी। अब स्पेशल लीव पिटिशन क्या होती है? देखो मान लो ना किसी और पर्टिकुलर कोर्ट के या किसी और पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के सामने कुछ मुद्दा पड़ा हुआ है, तो वो मुद्दा डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? वो मुद्दा जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाँ, यहाँ पे मेरी जरूरत है, यहाँ पे मेरी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो वो मुद्दा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन। अब देखो होता क्या है, कोर्ट का ना बहुत खासा अच्छा खासा टाइम यही चला जाता है कि वो देखे कि ये जो स्पेशल लीव पिटिशन है, इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, क्या ये सुनने लायक है भी या नहीं। तो एक अच्छा खासा टाइम वहां पे चला गया, तो उससे जजेस अपने बाकी जगह पे टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से एक और पर्टिकुलर चीज़ वो क्या है कि हमें ना थोड़ी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ मूव करना चाहिए। देखो, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, अक्सर क्या होता है ना, जब समर वेकेशन आई थिंक आती है, तब पूरा का पूरा जजमेंट जुडिशरी हमारी छुट्टी पे चली जाती है, ठीक है? कुछ कुछ स्पेशल बेंचेस होते हैं, अदरवाइज़ वो पूरा वेकेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे उन्होंने बोला है, बहुत सारी कमिटीज़ ने, जैसे इंक्लूडिंग द मलीमत कमेटी की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी ये बात बोली हुई है कि इस तरह से पूरे के पूरे सभी जजेस को छुट्टी पे देने की क्या ज़रूरत है? जजेस को लीव दो, दैट इज़ ओके। पर जैसे हम नॉर्मली किसी भी और कंपनी में होता है, उस तरह से लीव होनी चाहिए कि अच्छा, जजेस को कुछ काम है तो छुट्टी ले सकते हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या फिर जो भी पर्टिकुलर टाइम है, हमने पूरे का पूरा जुडिशरी को ही बंद कर दिया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये चीज़ थोड़ी-सी गलत है, ठीक है? तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो जो वेकेशंस है, उसको मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर ढंग से। इवन मलीमत कमेटी ने तो ये भी बोला था कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, जो वेकेशंस होनी चाहिए वो 21 दिन तक की होनी चाहिए। तो वेकेशंस को कम करने की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो राइटर ने यहाँ पे बात करी भी है। उसी तरह से देखिए, आप जानते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। हमारा जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 वो क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देता है कि अगर कोर्ट की अवमानना हुई है तो उसके रिगार्डिंग वो किसी को पनिश कर सकता है। उसी तरह से आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग भी सिमिलर पावर्स को देता है। हमने एक एक्ट भी बनाया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ना, स्पेशली अगर बात करूँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो वहां पर जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो काफी absurd है कि स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट की, तो वो ना एक्चुअली प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। तो क्या हम ऐसा है कि कोर्ट्स या उनके जो जजेस हैं, बिल्कुल उनको हम बात ही नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग उनको क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा राइटर का मानना है कि हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, ठीक है ना, हम कोर्ट का अगर हमें नहीं लगता तो थोड़ा डिसएग्री कर पाए, थोड़ा उस तरह से हमें बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस उस तरह से मूव करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी थोड़ा राइटर इसके रिगार्डिंग अग्री नहीं करते। उसी तरह से राइटर ये भी बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, क्या उनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? ये इतनी जो लीगल लैंग्वेज इतनी टफ बनाई गई है, आम आम इंसान की भाषा में समझ ही नहीं आती उसको तो। तो ये चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये चीज़ें थोड़ा हम ईज़ी कर पाएँ। इसके अलावा भी देखो बहुत सारी चीज़ें और सजेस्ट करी जाती हैं। काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, ठीक है ना? ऑल्दो ये पहले से प्रपोज हो रखी है, ठीक है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला था, लॉ कमीशन ने भी इसको बोला था। आर्टिकल 312 के अंदर 1976 में हम इसको क्रिएशन के लिए हमने किया भी था। बट वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक नहीं आ पाई है, ठीक है ना? कि लोअर जुडिशरी के लिए अच्छे से अपॉइंटमेंट्स हो पाएँ। ये सारी बातें यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इसको कुछ हद तक सॉल्व कर सकती है। तो लास्टली देखो राइटर यही बात करते हैं कि कौटिल्य ने भी ये चीज़ बोली थी कि एक पहिया पूरे रथ को नहीं चला सकता। तो ज़रूरत क्या है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, उनको कहीं न कहीं मिलकर सॉल्व करें, और ये जो पेंडेंसी के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, हम इसको वर्क करें
ताकि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे, साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं उनको जो भी कहीं ना कहीं उनकी वेलफेयर के अंदर, उनकी हैप्पीनेस के अंदर वो सारी चीज़ें हम इनको इंश्योर कर पाएँ। ये था राइटर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से गैदर किए होंगे जो आप अपने आंसर्स में जुडिशरी को और बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे आज के डिस्कशन। आई होप आपको तीनों के तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।